हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दिए जाने वाला जो मध्यावधि अभ्यास प्रश्न है मिड टर्म प्रैक्टिस पेपर क्लास 9 का सॉल्व कर रहे हैं, जो कि सब्जेक्ट है मैथ्स का। इसी तरह से बाकी सब्जेक्ट के भी सैम्पल पेपर आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे, आप इजीली वहां से देख सकते हैं। तो देखो, जो अगर हम मार्क्स की बात करते हैं तो 80 मार्क्स का आपका एक पेपर होने वाला है और इसके अलावा 3 घंटे का ये समय होने वाला है। हम यहाँ पे फटाफट क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और इजी वे में सॉल्व करेंगे, जिससे कि आपको क्वेश्चन समझ में आ जाए। तो आज हम सेक्शन ए पार्ट 1 को सॉल्व करने वाले हैं। तो क्वेश्चन देखते हैं। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि यदि ए बी सी और पी क्यू आर में ए बी क्यू आर बी सी पी आर और सी ए पी क्यू के बराबर है, इफ ए बी क्यू आर बी सी पी आर एंड सी ए इज पी क्यू इन ए बी सी एंड पी क्यू आर, देन हम सबसे पहले इसके लिए एक ट्रायंगल बनाते हैं। एकदम रफली ट्रायंगल हमने बना लिया। अब हम यहाँ पे देखते हैं कि ए बी किसके इक्वल है, यहाँ पे हम देखेंगे क्यू आर के। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने क्या कहा है कि बी सी यहाँ पे हमने सी पॉइंट लिख दिया। बी सी किसके इक्वल है, पी आर के, तो इस पॉइंट को हमने पी आर बना दिया। एंड सी ए किसके इक्वल है, पी क्यू के। हमारा ट्रायंगल जो है वो सही हो गया। अब वो क्या कहता है, उसमें हमें ऑप्शन देखना है कि ऑप्शन ए में क्या कहा गया कि ए बी सी पी क्यू आर के इक्वल है। देखो, अगर हम यहाँ पे कलर चेंज करके देखते हैं, हमने क्या कहा ए बी सी, है ना, और यहाँ पे हम एंगल क्या बना रहे हैं, पी क्यू आर। तो ये वाली बात यहाँ पे सही नहीं रहेगी, क्योंकि जिस एंगल से हम स्टार्ट कर रहे हैं दोनों ही वो क्या है, एक दूसरे के क्या होने चाहिए, एंगल सेम पॉइंट से स्टार्ट होना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं सी बी ए। ठीक है, सी बी ए, और यहाँ पे हमने क्या कहा, पी आर क्यू। तो देखो, ये वाली बात यहाँ पे दोनों सेम आ रही है, तो बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट में देखो क्या कहा गया है कि यदि एक संख्या अप्रिमेय है, उसका दशमलव निरूपण है, अ नंबर इज इरेशनल इफ इट्स डेसिमल रिप्रेजेंटेड इट नॉन टर्मिनेटेड नॉन रिक्यूरिंग, अशांत अनावर्ती, मतलब कि डेसिमल के बाद भी वो नंबर बार बार रिपीट होता है। क्या हो जाएगा, हम उसे क्या कहेंगे, अप्रिमेय संख्या किसे कहते हैं, जिसमें डेसिमल के बाद नंबर बार बार में रिपीट होता है। जैसे कि 3 पाई नंबर है 3717, इस तरह से रिपीट होते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं, अशांत अनावर्ती। तो आंसर सेकंड का आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया है, इसके ओर में क्वेश्चन दिया गया है, इनमें से क्या 15/63 के हर को एक परिमेय संख्या में बदलने का सही तरीका है। विच ऑफ दिस ए करेक्ट वे टू कन्वर्ट 15√63 + 22 एन इक्वेशनल नंबर हुज डिनोमिनेटर इज ए रैशनल नंबर। ओके, इसको हल्का सा सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, 15 और 63 + 20 को हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। तो जब देखो √63 को हम कन्वर्ट करेंगे तो इसमें कितना कन्वर्ट करने पर कितना आएगा, 3 की पावर 7 आ जाएगा। किस तरह से किया है, 63 को हम कन्वर्ट करते हैं। देखो, इसका हम वो लगे तो कितना आएगा, 3 को किया 7 आया, फिर 7 को किया, है ना, कितना यहाँ पे 21 आया, फिर 7 लिया। एक सेकेंड, देखो हम यहाँ से दोबारा से करते हैं। देखो 63 को जब हम सोल्व करते हैं, पहले 7 से करते हैं। 7 9 सॉरी, एक सेकंड, वही मैं सोचूं, 7 9 63, फिर 3 से किया, फिर यहाँ पे इस तरह से हमने इसको सोल्व किया। तो ये क्या हो रही है, पेयरिंग हो रही है, और जो पेयरिंग होती है उसको हम बाहर रखते हैं और जो पेयर नहीं होता उसको हम अंदर रखते हैं। इस तरह से सोल्व करते हैं। इसी तरह से हम 20 को जब सोल्व करते हैं, तो 20 को जब हम सोल्व करेंगे तो देखो 2 यहाँ पर आएगा, 10 यहाँ पर आ जाएगा, फिर 2 यहाँ पर आएगा और 5। तो ये क्या बन जाएगा, 2 की अंडर पावर, ये वाला हो जाएगा। हमने अब ये इसको सोल्व कर लिया, हमने इस क्वेश्चन को यहाँ तक सेकंड पार्ट को सोल्व कर लिया। और जब हमें परिमेय संख्या में बदलना होता है, जब हमें क्या करना होता है, रैशनल नंबर में बदलना होता है, तो हम ऊपर नीचे जो मार्क है उसको अपोजिट करके, इस मार्क को अपोजिट करके हम यहाँ पे सोल्व कर देंगे। तो ऑप्शन ए देखो, यहाँ पर ऑप्शन ए में क्या दिया गया है, ऑप्शन ए में 15 और 16 + 20 को यहाँ पे रूट के अंदर ऐसे ही लिख दिया। यहाँ पे उन्होंने दोनों ही नंबर को सोल्व करके, और नंबर यहाँ पे जो मार्क है इसको जरूर चेंज करना होता। अगर यहाँ पे प्लस कर देते तो ये सोल्व नहीं होता, प्लस करने पर ये गलत हो जाता। तो यहाँ पे ध्यान रखना है आपको कि ये मार्क जो हो वो उल्टा हो जाए, मतलब प्लस माइनस हो जाए, माइनस प्लस हो जाए, और यही नंबर को हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे लिख देते हैं। इसको हमने सिंप्लीफाई करके यहाँ पे लिख दिया, तो ए ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही आसान है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया, एक विद्यार्थी ने कुछ गांवों की संख्या को निम्नानुसार दर्ज किया है। अ स्टूडेंट रिकॉर्ड द पॉपुलेशन इन सम विलेज। यहाँ पे दिया गया है कि ए, यहाँ पर अगर ए देखते हैं तो ए कितना है, 450 है, बी कितना है, 700, सी 550, 350 एंड 950। उपरोक्त आंकड़ों पे नीचे दिए ग्राफ दर्शाए गए हैं, हमें ग्राफ दर्शाया गया है। देन क्वेश्चन क्या है, कौन सा पैमाना वाई अक्ष का प्रयोग किया गया है। ये देखो, ये क्या है, वाई अक्ष है, और ये क्या है, एक्स अक्ष है। तो देखो पैमाना हमने पूछा, यहाँ पूछा कि पैमाना क्या यूज़ किया गया है। यहाँ पे उन्होंने कहा है कि ये 450 है, मतलब कि ये क्या है, 450। तो अगर हम इसको 100 को मानते हैं, इसको 100 मानते हैं, 200, 300, 400, 500, है ना, इस तरह से माना गया। मतलब एक कॉलम जो लिया गया है वो 100 के इक्वल लिया गया है। तो देखते हैं क्या कहा गया है। यहाँ पे देखो सी ऑप्शन देखो कि
1 इकाई यूनिट किसके इक्वल है 100 के, तो ये वाली 1 यूनिट किसके इक्वल है 100 के इक्वल है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया क्वेश्चन नंबर 4 कि हमें x की वैल्यू निकालनी है गिवन द फिगर। इसमें फिगर में तो देखो आपको पता है कि इस पूरे का सम कितना होता है 360, तो हम निकाल लेते हैं 120 प्लस x प्लस 10 इक्वल कितना है 360 की। ये फर्स्ट इक्वेशन बन गई है हमारी। अब हम करते हैं 2x, ये इन x को प्लस कर देंगे 2x प्लस यहाँ पे इन दोनों को जोड़ देंगे तो 130 हो गया इक्वल किसके हो गया 360 के। अब ये यहाँ पे जाके माइनस कर देंगे हम 2x इक्वल किसके हो जाएगा 360 माइनस 130, तो कितना हो गया यहाँ पे हम यहाँ देखेंगे 230। 2x इक्वल किसके हो गया 230 के, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पर 230 डिवाइडेड बाय 2, तो कितना हो जाएगा 115। तो हमारा आंसर यहाँ पे कितना आ जाएगा 115 डिग्री। डी आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया है क्वेश्चन में। हरीश दर्शाए अनुसार कोण ए बी को बनाते हुए 2 तिनके रखता है तथा तिनके को n इस प्रकार घुमाता है b का मान a का तिगुना हो जाए तो a का मान कैसे बदलेगा। हरीश प्लेस 2 स्ट्रो फॉर्मिंग एंगल a and b शो इन द मोस्ट्रा and at such the value of the angle d their time, एक सेकेंड, value of b gets 3 time of a, how does the value of a change। तो अब देखिए क्या क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि जो हरीश है उसने इस तरह से स्ट्रो रखी है कि एंगल ए ड्रॉ हो रहा है यहाँ पे और एंगल बी ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन समझिए। अब उसने क्या कहा है कि वो एन, जो ये वाली स्ट्रो है, एन स्ट्रो को इस तरह से मूव करता है जिससे कि बी की जो वैल्यू है, जिससे कि जो b की वैल्यू है वो a की क्या हो जाती है 3 गुनी हो जाती है। मतलब वो इस तरह से मूव करता है कि b की वैल्यू जो है वो इस तरह से हो जाती है, ये हो जाती है। ये हमने अगर माना है कि इस समय ये क्या है b है तो ये 2b हो गया। ठीक है, ये एंगल अब क्या हो गया 2b हो गया, हम इस तरह से मानते हैं। फर्स्ट देखो इस तरह से, पहले इस तरह से था, अब उसने मूव करके क्या कर दिया है, उसकी पोजीशन को चेंज कर दिया है और ये जो b एंगल है वो क्या हो गया a का तिगुना हो गया, 3rd टाइम हो गया। अब देखो क्या कहा गया है, a का मान 3 गुना हो जाएगा जब, अब देखो जो a की वैल्यू है क्या वो 3 गुनी हो गई, नहीं हुई। सेकेंड, a का मान 2b से कम हो जाता है, तो 2b ये है और a ये है, तो क्या ये सही है? हाँ, ये ऑप्शन सही है कि a का जो मान है वो 2b से कम हो जाता है, तो b आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। a का मान 2b से ज़्यादा हो जाता है, a का मान 1/3 हो जाता है, तो ये दोनों ही ऑप्शन गलत है। आपको इजी वे में समझ में आ गया कि अगर इसकी वैल्यू बढ़ा देंगे तो a का मान क्या है, जो नेक्स्ट एंगल बना है 2b उससे कम हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। 7 और 11 के बीच में कुछ परिमेय संख्या m/6 के रूप में व्यक्त किया जाता है, जहां m एक प्राकृत संख्याओं के समूह से संबंधित है। इनमें से कौन सा कथन सत्य है? सम ऑफ द रेशनल नंबर बिटवीन 7 and 11 कैन एक्सप्रेस इन द m6 वेयर इज द बिलोंग अ सेट नेचुरल नंबर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। देखो जब हम m and 6 के रूप में व्यक्त कर रहे हैं इसको, तब क्या होगा, अगर हमें 7 और 11 के बीच का नंबर चाहिए तो हमें इजी वे में, देखो एकदम इजी वे में समझो, 6 के मल्टीपल्स लिख देने हैं। यहाँ पे m के इक्वल क्या होगा 6 के मल्टीपल, और कौन से मल्टीपल, जो 7 और 11 के बीच में आते हैं। तो देखो हम यहाँ पे देखते हैं किस तरह से, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे क्या है 7 और 11, तो आप पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करो, दूसरा इससे मल्टीप्लाई करो और उनके बीच के जो नंबर हैं वो यहाँ पे सोल्व हो जाएंगे। 7 कितना हो जाएगा 42 और 66, तो इन दोनों के बीच के नंबर आ जाएंगे। तो हमारा यहाँ पे आंसर 6 का आंसर ए हो जाएगा। m से संबंधित मान 42 एंड 66 के बीच में है। ऑल पॉसिबल वैल्यू ऑफ m लाई बिटवीन 42 एंड 66। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 7, संख्या रेखा पर 27 रूपित करने के लिए रिद्धि का कार्य दिखाया गया है। संख्या रेखा पर OD हम देखते रहते हैं, साथ साथ में OD तिर्यक के रूप में प्रयोग करके क्यों वो चाप खींचा गया है, चाप मतलब इस तरह से आर्क बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखो क्या कहा गया। रिद्धि के काम को देखकर टीना और अजय ने निम्नलिखित बातें कही है। Riddhi's work represent 27 a number line. Show in this number line DQ are drawn in OD radius. Looking the Riddhi works, Tina and Ajay made the following statement. अब क्या स्टेटमेंट दिए देखते हैं जरा हम इसको अच्छे से। देखो क्या है OA, ये O देखो ये एक मिनट हम सभी हटा देते हैं यहाँ से ना, हमने यहाँ से किया। देखो अब टीना जो वैल्यू बोलती है वो देखते हैं। OA कितना है 5 सेंट, एक सेकेंड इसको इस तरह से रखते हैं फिर हमारे आंसर सोल्व हो जाएगा। सबसे पहले देखो टीना ने क्या बोला है, OA कितना है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, यूनिट एंड AB एंड BD, AB ये दिया गया है, कलर चेंज करती हूँ, AB एंड BT इज 1 यूनिट। ये दोनों क्या है इक्वल है, AB और BD क्या है इक्वल है। अब अजय क्या कहता है,
अजय कहता है कि ओ बी 26 है, अजय क्या कहता है ओ बी 26 है एंड ए बी क्या है 1 है, विच स्टेटमेंट आर सही, मतलब करेक्ट, कौन सी करेक्ट सही स्टेटमेंट है। तो इसके लिए देखो क्या कहा गया कि 27 चाहिए, अगर ये ही 26 हो जाएगी तो यहाँ पे इसकी वैल्यू भी तो हमें लेनी होगी ना। तो यहाँ पे टीना जो है, टीना सही कह रही है, टीना क्या कह रही है कि ओ ए तो 5 है और ये जो वैल्यू है ये कितनी है 1 वैल्यू है। जब हम इसकी अंडर रूट निकालेंगे तब हम यहाँ पे ये जो जब इसको कलेक्ट करेंगे पूरा तो ये 27 बन जाएगा। तो यहाँ पे केवल टीना जो है वो सही कह रही है, ए आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से रेखिक समीकरण को हल कीजिए। x इक्वल 1 और y इक्वल -1, हमें इस फॉलोइंग इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो देखो हमने x की जगह हमने क्या लिख दिया, हम लिख देते हैं, ये देखो यहाँ पे पहले x क्या है 1 है और y क्या है 1, तो हम यहाँ पे सॉल्व करते हैं 1 प्लस -1 इक्वल है 2 के, तो 1 ये हो जाएगा, तो यहाँ पे तो 0 आ गया, यहाँ पे 2, तो मतलब कि फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट नहीं है, फर्स्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट नहीं है। सेकंड में देखते हैं x माइनस वाई इक्वल 2, तो x की जगह हमने 1 लिख दिया, माइनस यहाँ क्वेश्चन वाला लगाया और -1 यहाँ पे लिखा हमने 2, ठीक है। अब ये देखो ये माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, प्लस हो जाएंगे और 2, तो 2 + 2 आ रहा है, यही हमारी इक्वेशन सही हो जाएगी। तो कौन सी इक्वेशन सही है, बी यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रेखिक समीकरण 2y 4 + 3y + 7 = 0 है, तो y का गुणांक है, y किसका गुणांक है। जब इसको हम सोल्व करेंगे तो देखो सोल्व करके दिखाते हैं आपको, अभी सोल्व किस तरह से किया जाएगा। हम इसको y 2y, तो इसको ओपन कर लेते हैं हम सीधा, हम यहाँ लिख देते हैं, एक सेकेंड, हम यहाँ लिख देते हैं 10y - 4 + 3x + 4y इक्वल है 7 के, तो हम इस तरफ ले जाएंगे इसको, और जब हम इसको पूरे को सॉल्व करेंगे तो सी आंसर हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। सी आंसर, एक सेकेंड, तो देखो अभी हमने इसको एक बार फिर हम सॉल्व करके दिखाते हैं। यहाँ पे क्या है 10y माइनस यहाँ पे क्या हो गया 10y के बाद यहाँ पे क्या 20 आ गया, ठीक है, प्लस 3x - 4y एंड -7, ये हमारा क्वेश्चन है। अब वो यहाँ पे पूछ रहा है y का गुणक, वो क्या पूछ रहा है, कोएफिशिएंट ऑफ y, तो यहाँ पे देखो माइनस का 4y है, यहाँ पे 10 प्लस का है, तो +10 में से माइनस जब हम 4y निकालेंगे तो कितना बचेगा 6, तो सॉरी यहाँ पे क्या आंसर हो जाएगा इसका, यहाँ पे हाँ, तो इसका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। किस तरह से देखो इजी वे में बताते हो, इसको हमने ओपन किया तो 10y आया यहाँ पर प्लस, ठीक है, और यहाँ पे क्या है 4y है ना, यहाँ पे क्या है 4y, जब 10 में से 4y जाएगा तो 6y आ जाएगा, तो वो यही पूछा है कि y का गुणांक क्या है, y का कोएफिशिएंट क्या है, तो 6 हमारा यहाँ पे आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9, समान कोटि वाले लेकिन भिन्न भुज वाले 2 बिंदु स्थित हैं, 2 पॉइंट्स हैविंग सेम ओरिजिनेट बाय द डिफरेंट, अब इसकिया लाइट देखो क्या कहा गया है कि दो, ये देखो इस तरह से हमने ग्राफ बनाया, ग्राफ में हम बनाते हैं ना, तो वो कह रहे हैं कि एक ही समान कोटि पर है, मतलब यहाँ पर 2 बिंदु हैं, ठीक है, और वो क्या है लेकिन भिन्न भुज वाले हैं, मतलब इनकी ये जो y x अक्ष है वो अलग अलग है, लेकिन y अक्ष उनका क्या है सेम है, x अलग अलग है, y अक्ष सेम है, तो वो क्या होंगे, वो x अक्ष पर, मतलब कि वो किस पर होंगे, x अक्ष के पैरेलल होंगे, तो ए आंसर यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो देखो यहाँ पे एक बार फिर समझा देती हूँ, समान कोटि वाले मतलब कि y x पर जो क्या है ऑर्डिनेट, मतलब y x पर क्या है पॉइंट सेम है, यहाँ पर हम लिख सकते x अक्ष पर हम पॉइंट जो है वो सेम लिए गए हैं, ये वाला जो पॉइंट है ये सेम है, यहाँ पर क्या है डिफरेंट पॉइंट है, तो वो क्या होंगे सेम पॉइंट पे आएंगे, कौन सी लाइन पर, x अक्ष के लाइन पर, तो यहाँ पे ये हमारा ए आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया है, 2 कोण जिनका योग 180 है तो वह कहलाते हैं, 2 एंगल्स हुज सम ऑफ द इक्वल इज 180 इज इक्वल, इजीली आप लोगों को पता होगा संपूरक कोण या सप्लीमेंट्री जो एंगल्स है वो कहलाते हैं, डी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, एक रेखिक युग्म का एक कोण न्यून कोण हो सकता है, तो दूसरा कोण एक रेखिक युग्म है, मतलब ये देखो एक रेखिक युग्म है, अगर एक न्यून कोण है तो दूसरा क्या होगा अधिक कोण, तो सी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, 2 प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा बनाए गए त्रिभुज को चित्र में दिखाया गया है, 2 प्रतिच्छेदी रेखाओं द्वारा, देखो यहाँ पे 2 प्रतिच्छेदी रेखाएं क्या होती है जो आपस में कट करती हैं, उनके द्वारा एक चित्र त्रिभुज यहाँ पे दिखाया गया है। अब ये क्या कहा गया है कि एक सेकेंड TOI एंड SOD क्या है, एक दूसरे के सर्वांगसम है, सिद्ध करने के लिए क्या किस चीज़ की अधिक आवश्यकता होगी, 2 ट्राइंगल्स मेड इन द इंटरसेक्टिंग लाइन शोन फिगर, व्हाट एडिशनल इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड टू प्रूव द, ये दोनों जो एंगल हैं एक दूसरे के क्या है सर्वांगसम है, तो इसके लिए क्या और किसी चीज़ की ज़रूरत होगी, तो देखो क्या कहा गया है, DOS
OS और क्या कहा गया TOI, मतलब कि ये देखो O इसका मिड पॉइंट, ये दोनों एंगल क्या है दिए गए हैं, ये तुम्हें पता ही चल रहा है ये दोनों सेम है। उसके बाद उसने सेकंड क्या कहा गया है कि क्या कहा गया OTI एंड ODI, ये इक्वल है। क्यों, ये भी पता चल रहा है क्योंकि ये क्या होंगे, ये दोनों सेम है, यहाँ पे दिया गया है। अगर यहाँ पे हमें ये मिल जाता है कि OT और OS ये दोनों सेम है, अगर ये इन्फॉर्मेशन हमको मिल जाती है, क्योंकि देखो इनका एक मिड पॉइंट सेम हो गया, एक ये जो साइड है ये सेम हो गई, अगर ये साइड हमको पता चल जाती है कि ये दोनों सेम है तो हम इजीली कह सकते हैं कि ये सर्वांगसम है। तो बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्या कहा गया, इसके और में दिया गया क्वेश्चन, दिए गए त्रिभुज में XYZ, यहाँ पे दिया गया है XYZ और STU में से नियम में से किस सर्वांगसम नियम को, ये रूल को फॉलो करते हैं। तो हमें देखना है कि किस रूल को ये क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। 11th क्वेश्चन हम कर रहे हैं। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो सबसे पहले इसके अंदर एक क्या बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है, तो ये वाला हो रहा है। ये साइड्स क्या हो रही है, तीनों साइड्स इसकी इक्वल नज़र आ रही है, तो ये भी हम कह सकते हैं कि ये भी साइड सही है। और SAS मतलब कि दो साइड, ये साइड और ये साइड इक्वल है और एक एंगल इक्वल है, तो ये भी कॉमन हो रहा है, ये सारे ही पॉइंट सही हो रहे हैं। तो ऑल ऑफ दी मतलब डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे डी आंसर क्या हो जाए, थोड़ा सा देखो फटाफट हमें क्या करना है, ऑब्जेक्टिव टाइप है ना, तो हमको आइडिया लेके भी चलना पड़ता है। देखो ये इसके इक्वल है तो ये इसके इक्वल हो जाएगी, और ये 5 सेंटीमीटर है तो ये भी 5 सेंटीमीटर होगा। तो अगर ये तीनों सारी चीज़ें इक्वल यहाँ पे नज़र आ रही है तो हमें यहाँ पे क्या है, सारे ही जो रूल है वो फॉलो हो रहे हैं, तो ऑल ऑफ दी अबव आ जाएगा। नेक्स्ट हम देखते हैं 12 क्वेश्चन में क्या कहा गया है, दो त्रिभुज दिखाए गए हैं PUL 30, इसका जो पैरामीटर है वो कितना है, 30 सेंटीमीटर है। द टू ट्राइंगल और शो द पैरामीटर PLU इज 30 सेंटीमीटर। क्या ये त्रिभुज सर्वांगसम है, ये दोनों त्रिभुज पूछा गया है कि सर्वांगसम है। तो देखो हम ये नहीं बता सकते कि सर्वांगसम है क्योंकि एंगल्स दिए गए हैं, लेकिन हमें इसके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई है। तो हम यहाँ पे हमें इसकी और भी ज़्यादा ज़रूरत होगी सर्वांगसमता के लिए पता करने के लिए। तो त्रिभुज की सर्वांगसमता के बारे में निष्कर्ष निकाला जा सकता है यदि MNO में MN, देखो क्या कहा गया है कि MQ और MN ज्ञात हो जाता है। अगर ये साइड्स हमें पता चल जाती तो, क्योंकि ये तीनों साइड्स हमें पता है और ये साइड्स अगर हमें पता चल जाती तो हम क्या कर सकते, इजीली बता सकते थे कि ये एक दूसरे के सर्वांगसम है या नहीं है। तो डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। द कंक्लूजन अबाउट द कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्राइंगल कैन बी मेड लेंथ, अगर हमें तीनों एंगल्स की, तीनों साइड्स की लेंथ पता चल जाती है तो हम इसको निकाल सकते हैं। तो इसमें हमारा आंसर डी करेक्ट हो जाएगा। 12 का आंसर हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया है, ऊंचाई ए वाले इकाई वाले एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालो। समबाहु जिसकी दो भुजा क्या होती है, सेम होती है। द एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल इज हैविंग एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड ये दिया होता है, ये क्या होता है, एल्टीट्यूड होता है। ठीक है, अब ये क्या है, ए है। ठीक है, अब हमारा फॉर्मूला क्या आता है, 1 की स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेथ, है ना। तो इसको अगर हम x मान लेते हैं, ये क्या हो जाएगा, x मान लेते हैं हम, तो 1/2 इंटू एक्स इंटू h कितना है, a है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे थोड़ा सा आपको फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा। जो इसका फॉर्मूला होता है, जब हमें एल्टीट्यूड दिया होता है तो वो क्या होता है, 3 की स्क्वायर a होता है। तो इसको पूरे को अगर हम सोल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर है वो यहाँ पे हमारा आंसर सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा, 3√3 पावर 3 a की स्क्वायर। तो थोड़ा सा आप इसको लर्न कर लीजिएगा, तो फॉर्मूला आंसर हमारा क्या हो जाएगा, इसका सी आंसर हमारा यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन क्या है, SA-10, SB-20, SC-30। तो त्रिभुज का परिमाप बताइए। इक्वल सेंस दी गई है, उनका पैरामीटर हमको बताना है। तो पैरामीटर जब हम निकालेंगे तो हम क्या करेंगे, तीनों को एक दूसरे से मल्टीप्लाई करके पूरा सोल्व करेंगे, तो आंसर हमारा डी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर हम सोल्व करेंगे तो 120 हमारा इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक त्रिभुज की जिसकी भुजाएं 15 सेमी, 20 सेमी और 25 सेमी, इसका अर्थ परिमाप, द सेमी पैरामीटर ऑफ अ ट्रायंगल हुज साइड इज 15, 20 एंड 25 सेंटीमीटर। तो जब हम इसको ऐड करेंगे और उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो सी आंसर हमारा 30 सेंटीमीटर हमारा आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है, 15 क्वेश्चन, यहाँ पे वैल्यू दी गई है और के की वैल्यू हमको यहाँ पर निकालनी है। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, के की वैल्यू क्या हो जाएगी, यहाँ पे देखो 8 - 2 दिया है, 8 - 2। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 18। सी जो है इसकी वैल्यू करेक्ट आएगी। थोड़ा सा इसको सोल्व करके देख लीजिएगा, सी आंसर यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगर आप कहेंगे तो इसका वीडियो बना दूंगी मैं, बट यहाँ से आप इसको सोल्व करके देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे हमें क्या दिया गया है, नीचे दिए गए आए चित्र में संग्रहालय के विभिन्न दिए गए आगंतुकों की संख्या दर्शाता है। द हिस्टोरिकल ग्राफ बिलो द शो द नंबर ऑफ द विजिटर्स म्यूजियम
ऑन डिफरेंट नंबर ऑफ डेज, अलग अलग डेज पर अलग अलग नंबर्स के विजिटर्स आए हैं। क्वेश्चन में ये कहा गया है कि फर्स्ट डे कितना 40 आया है, 60 आए हैं, उसके बाद में यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 60 आए हैं, उसके बाद 10 डेज़ को देखें तो हम 70 आए। इस तरह से थोड़ा सा आइडिया ले लो। देखो क्या कहा गया है कि अगर हम बात करते हैं तो 5th डे, सबसे पहले 5th डे पे हम देखते हैं कि 60 विजिटर्स आए हैं। 10th डे पर हम देखते हैं कि तकरीबन 70 विजिटर आए हैं। 20 डेज़ पर देखते हैं तो तकरीबन 100 के आसपास विजिटर यहाँ पर आए हैं। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, संग्रहालय में 12 दिनों में लगभग 80-90 आगंतुक आए हैं। देयर आर अबाउट 80 to 90 विजिटर 12 डे। अब हम 12 डे का देखते हैं। 12 डे यहाँ पे कौन सा होगा, देखो ये 10 है, ये 12 डे है। 12 डे पर यहाँ पर लगभग कितने विजिटर आए हैं वो पूछ रहा है, तो लगभग 80 से 90 विजिटर। ये देखो यहाँ से हम देखते हैं ज़रा, ये देखो ये 12 डे, तो 12 डे देखो ऊपर से चला गया, लगभग 80 से 90 विजिटर आए हैं। देखो यहाँ पे अगर हम देखें तो ये ज़्यादा हो गया, नहीं। 5th डे लगभग 60 to 70 विजिटर आए हैं। अब 5th डे की बात करते हैं हम। 5th डे पर, ये 5th डे है, इसको हटाते हैं पहले। 5th डे पर ये देखो ये, तो लगभग 50 to 60 विजिटर आए हैं। तो बी आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो हमने सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया। अब हम सेक्शन बी और सी के लिए नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। थैंक यू गाइज।